जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अजरबैजान द्वारा जंग फाइटर 17 लेने के बाद आर्मेनिया भारत से ले सकता है तेजस। अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन रखने वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत की पहली कंपनी बनी। चीन की लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन पानी में डूबी। चीन बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी को मिली अपनी नई फायरिंग रेंज और इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट हुए त्रिनेत्र ड्रोन्स। इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक खास बातचीत में एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री डी.के. सुनील की तरफ से बताया गया कि अमेरिका के साथ जो फाइटर जेट इंजन वाली डील है तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में फाइनल की जाएगी और जब तक तेजस मार्क 2 आएगा तो तब तक उन फाइटर्स के लिए इंजन्स डिलीवर करने के लिए जो प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा उनको ये भी कहना था कि कई सारे बड़े ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं और अगले वर्ष तक एचएएल की जो ऑर्डर बुक है वो 2.1 लाख करोड़ रुपीस तक प्राप्त करेगी। बाकी तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को लेकर उनका कहना था कि इसका प्रोडक्शन ऑन ट्रैक है और जैसे ही अमेरिका से इनके लिए नए इंजन्स प्राप्त होंगे उनकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। बाकी अमेरिका के साथ जो जेट इंजन वाली डील है उसमें भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से शामिल किया जा रहा है और भारत की कुछ खास कंपनीज जो कि इस क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखती हैं जैसे कि MTAR हैदराबाद, इंडो MIM बेंगलुरु, L&T, गोदरेज, आज़ाद इंजीनियरिंग, तो ये कंपनीज भी इसमें शामिल रहेंगी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये देखने को मिला है कि अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर्स को लिए जाने वाली रिपोर्ट के बाद अब इस बात की संभावना बन रही है कि इसके काउंटर में जो आर्मेनिया है वो भारत के एडवांस तेजस मार्क 1 फाइटर्स के साथ जा सकता है। जबकि इस महीने की शुरुआत में आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रश्न भी उठाया था कि अगर अजरबैजान पाकिस्तान से हथियार खरीद सकता है तो फिर उनकी कंट्री भारत से हथियार क्यों नहीं खरीद सकती है। और वैसे आप जानते होंगे कि भारत ने ऑलरेडी आर्मेनिया को हाल ही के समय में कुछ एडवांस वेपन सिस्टम्स डिलीवर किए थे जैसे कि पिनाक रॉकेट सिस्टम्स। लेकिन अब अजरबैजान द्वारा JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर्स को एक्वायर करने के बाद आर्मेनिया के साथ तेजस फाइटर्स की जो डील है तो वो एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंच सकती है। बाकी कल के डिफेंस अपडेट में जब हमने JF-17 वाली न्यूज़ कवर करी थी तो हमारे निकम्मे पड़ोसियों की तरफ से भी कुछ कमेंट्स देखने को मिले थे जिनमें उनकी प्रसन्नता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। और खैर उनके प्रसन्न होने वाली बात है भी, क्योंकि आखिरकार चीन की मदद से पाकिस्तान एक बार फिर से अपना जंग फाइटर 17 एक्सपोर्ट करने में सफल हुआ है। इससे पहले JF-17 म्यांमार और नाइजीरिया को भी एक्सपोर्ट किए गए थे। इराक द्वारा भी इन फाइटर्स को परचेज किए जाने की रिपोर्ट है, लेकिन JF-17 को जितने भी कंट्रीज ने एक्वायर किया है तो वो उनके लिए कुछ खास काम नहीं आए। जबकि पिछले साल म्यांमार ने ही अपने JF-17 को अनफिट डिक्लेयर किया है और फिर वो ग्राउंडेड हुए हैं। बाकी हाँ, आर्मेनिया के पास जो कुछ खास इंडियन वेपन्स हैं तो उन वेपन्स के लिए अजरबैजान के नए JF-17 फाइटर्स एक अच्छे टारगेट प्रैक्टिस बन सकते हैं। बाकी चीन और पाकिस्तान JF-17 के ब्लॉक 3 वाले वर्जन को लेकर यही क्लेम करते हैं कि ये अपने पहले वाले वर्जन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। अब ये दावे कितने सच हैं तो ये तो तभी मालूम पड़ेगा जब ये JF-17 ब्लॉक 3 एक्चुअल कॉम्बैट में उतरेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपनी कंपनी में अग्निवीर्स के लिए एक खास रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट करी है और ऐसा करने वाली यह भारत की पहली कंपनी भी बन चुकी है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस के अलग अलग वर्क सेंटर्स में टेक्निकल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम 15% तक की वैकेंसीज अग्निवीर्स के लिए रिजर्व रहेंगी, जबकि सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए 50% तक की वैकेंसीज अग्निवीर्स के लिए रिजर्व की जाएंगी। और जबकि एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के आधार पर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग के माध्यम से कम 15% तक की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज भी रिजर्व रहेंगी। और इन सब के अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ जो अन्य इंडस्ट्री पार्टनर्स जुड़े हुए हैं तो उनके एस्टेब्लिशमेंट में भी कम से कम 15% तक के अग्निवीर्स को रिक्रूट करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। और ब्रह्मोस एरोस्पेस का मानना है कि अग्निपथ स्कीम के माध्यम से 4 वर्षों की सर्विस के बाद जो अग्निवीर्स आएंगे तो वो वेल ट्रेंड होंगे, क्वालिफाइड होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, मोटिवेटेड होंगे और इसलिए अगर उन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस में रिक्रूट किया जाए तो वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट साबित हो सकते हैं। बाकी ब्रह्मोस एरोस्पेस के इस निर्णय पर आपके जो विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स ने लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से इस बात का खुलासा किया कि इस वर्ष मई से जून के महीने के बीच में वुहान के पास एक शिपयार्ड में चीन की लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन डूब गई थी और वो भी तब जब इसका निर्माण कार्य ऑलरेडी चल रहा था। और चीन के जिस न्यूक्लियर सबमरीन के डूबने का क्लेम किया जा रहा है तो वो चीन की सबसे लेटेस्ट जो क्लास की पहली सबमरीन थी। और यूएस ऑफिशियल्स का मानना है कि एक चीन के लिए एक बेहद ही शर्मिंदगी वाली घटना है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि संख्या के मामले में जो चीन की नेवी है वो अब दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नेवी बन चुकी है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इस बात को खुलासा करती रहती हैं कि भले ही चाइना की नेवी क्वांटिटी वाइज बहुत बड़ी है लेकिन क्वालिटी वाइज वो अभी भी चाइनीज़ ही है, यानी कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। और अगर बात करें चीन के सबमरीन्स की जिन्हें आप अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा भी कह सकते हैं, और हम चीन के सबमरीन को अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा क्यों कह रहे हैं तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से ये जान सकते हैं
लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चीन की जो सबमरीन के डूबने वाली घटना है ये पहली नहीं है, बल्कि ये 1 साल के अंदर इस तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले अगस्त 2023 में भी चीन ने अपनी एक और सबमरीन को खोया है। बाकी चीन की जो लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की डूबने वाली घटना है, तो हमेशा की तरह चीन ने इसे भी छिपाने का प्रयास किया है, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस है उनसे ये घटना नहीं छिप पाई है। बाकी यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि इस घटना में कोई कैजुअलिटी हुई है या नहीं हुई है, तो इसके बारे में तो उनके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस घटना में होने वाली कैजुअलिटीज की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, खास करके उन क्रू मेंबर्स की कैजुअलिटीज जो कि उस समय इस सबमरीन पर काम कर रहे होंगे। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि जब चीन अपने सोल्जर्स की कैजुअलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर भला सिविलियंस की कैजुअलिटीज वो कहाँ पूछने वाला है। और जबकि कुछ अन्य यूएस सोर्सेज का ये भी दावा है कि इस घटना के लिए चीन के रक्षा मंत्री को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और उसमें करप्शन वाला एंगल भी निकल सकता है। और बाकी ये भी स्पष्ट नहीं है कि जब ये घटना हुई थी तो क्या उस समय इस सबमरीन में न्यूक्लियर फ्यूल लोडेड था, या फिर इंसिडेंट के समय इसके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। हालांकि उस एरिया में रेडिएशन की रिलीज होने वाली तो फिलहाल ऐसी कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है। और बाकी चीन के अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा वाली फ्लीट पर जो हमने वीडियो बनाई है उसको आप देखना ना भूलें। इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में उनकी एक नई फायरिंग रेंज को ओपन कर दिया गया है, जहां पर इंडियन आर्मी अपनी आर्टिलरीज और अन्य वेपन सिस्टम्स की फायरिंग प्रैक्टिस कर सकती है। और ये अपनी तरह की पहली हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज है, और जबकि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की फायरिंग रेंजेस को स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। और जबकि ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह की एक और फायरिंग रेंज चीन के साथ लगे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ भी स्थापित की जाएगी। और आर्मी की जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं, तो उनको लेकर आर्मी ऑफिसर्स का कहना है कि इनका जो मॉडर्नाइजेशन है वो इतनी तेजी से हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। और आगे चलकर इंडियन आर्मी की आर्टिलरी फ्लीट में 155 mm का जो राउंड है वो सभी गन सिस्टम्स के लिए एक स्टैंडर्ड कैलिबर बनेगा। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इंडियन आर्मी 155 mm की ATAGS माउंटेड गन सिस्टम्स और टोड गन सिस्टम्स को भी इंडक्ट करने की प्रोसेस में। इसके अलावा द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के जंगल वाले क्षेत्र और हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर सर्विलियंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए करीब 700 त्रिनेत्र ड्रोन्स के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। और जो ये त्रिनेत्र ड्रोन्स हैं तो इन्हें वास्तविक रूप से सिलिकॉन वैली स्टार्टअप स्काईडियो द्वारा विकसित किया गया है। और ये ड्रोन्स यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और यूक्रेन की मिलिट्री द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और भारत के एरो आर्क द्वारा इन ड्रोन्स का भारत में स्वदेशीकरण किया गया है और इनका इंडियन वर्जन बनाया गया है। और इनमें इस्तेमाल किए गए कई सारे कंपोनेंट्स भारत से ही सोर्स हुए हैं। ये ड्रोन्स ऑपरेटर के विजुअल लाइन ऑफ साइट के बिना भी ऑब्स्टिकल्स के थ्रू ऑटोमेटिकली नेविगेट कर सकते हैं। इसका जो सिस्टम है वो लगभग सभी चीजें खुद से ही प्रोसेस करने में सक्षम है। और इसके लिए इसमें 6 कैमरास लगाए गए और इसमें 2 थर्मल कैमरास भी हैं जो कि कैनोपी के अंदर छिपे हुए किसी को भी आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। और जबकि यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो इस तरह के 22,000 ड्रोन्स ऑपरेट करता है। और अब इंडियन आर्मी भी इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए तैयार है। और ये ड्रोन्स इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज भी किए गए। भारत शक्ति के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अदानी डिफेंस के ऑफिसर्स ने बताया है कि कानपुर के पास जो उनकी एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि लगभग 500 एकड़ पर फैली है, और इस प्लांट को बनाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है। तो ये जो फैसिलिटी है अगले साल तक 300 मिलियन राउंड्स पर ईयर के रेट से प्रोड्यूस करेगी, खास करके स्मॉल कैलिबर के राउंड्स, जिनमें 7.62 mm का राउंड, 9 mm का राउंड और 0.338 लैपवा मैग्नम राउंड भी आता है। और इन एम्यूनेशन की जो सप्लाई है वो न केवल इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए है बल्कि ग्लोबल डिफेंस एंटिटीज के लिए भी है। और इस फैसिलिटी में स्मॉल कैलिबर राउंड्स के अलावा अगले वर्ष तक 155 mm आर्टिलरी और 70 mm रॉकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगी। और स्मॉल आर्म्स, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, मिसाइल्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, आर्टिलरी एम्यूनेशन, तो इस तरह के और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से कुछ को अदानी डिफेंस ऑलरेडी बना रही है और कईयों को भविष्य में मैन्युफैक्चर करने की योजना है। और जबकि कानपुर में से अदानी डिफेंस की इस फैसिलिटी को ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर से एक बड़ा ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है, जिसकी सप्लाई अगले 2 महीनों में शुरू हो जाएगी। बाकी जिस रफ्तार से स्मॉल कैलिबर राउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग अदानी डिफेंस के इस फैसिलिटी में हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब भारत की कोई कंपनी बुलेट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन को पीछे कर देगी। बाकी एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में भारत की माउंटेनियरिंग टीम ने एक अननेम्ड पीक पर चढ़ाई करी थी और फिर उसके बाद से भारत ने उस पीक का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखा है। और भारत के इस एक्शन के बाद चीन की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हालांकि चीन की इस तरह की प्रतिक्रिया कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, चीन इस तरह की प्रतिक्रिया देते रहता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। और अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा के नाम पर जो पीक का नाम रखा गया तो इस पर तो चीन ने 24 घंटे के अंदर 2 बार प्रतिक्रिया दे दी है, जिसमें उसने एक तो अरुणाचल प्रदेश को चाइना की टेरिटरी बताया है और साथ में ये भी कहा है कि भारत का एक्शन इलीगल है। बाकी चीन की इस प्रतिक्रिया को आप उतना ही सीरियसली ले सकते हैं जितने कि आप चीन की लास्ट वार्निंग को लेते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में भूटान में हुए चीता हेलीकॉप्टर क्रैश में
इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल रजनीश परमार और भूटान आर्मी के कैप्टन कलजांग वांगडी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही हैप्पी सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर गणेश मदप्पा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2011 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट प्रतीक आचार्य ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि इंडियन नेवी की फ्लीट में टोटल कितनी कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।